गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 5 नंद के लिए ब्राइडल लहंगा। सुमन, खाने की थाली लगा दी क्या? हाँ आशा दीदी। आशा और सुमन खाने की थाली लेकर सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए कपड़े सी रही अपनी गरीब दर्जी भाभी के पास आती हैं। बस बबीता भाभी, चलिए खाना खा लीजिए। मैं बात नहीं खा लूंगी आशा, अभी मुझे कपड़े सीने दो। दोपहर तक इसे सिलकर ग्राहक के घर पहुंचाना है। इसे सिलना बहुत जरूरी है। मगर हमारी प्यारी दर्जी भाभी, इन सबके साथ शरीर देखना भी जरूरी है। दिन भर आप कपड़े सीने में ही लगी रहती हैं। सुमन, अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी कपड़े नहीं सिलेगी तो अपनी 5 ननद की विदाई कैसे करेगी? ये कहते हुए बबीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों नंद निशा, प्रीति, अनु आती हैं। बबीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। अरे निशा, तुम्हारा सूट तो फट गया है। भाभी, हम दोनों के भी सूट फट गए हैं। हमारे पास पहनने की बस 2 ही जोड़ी सूट है, दोनों खराब हो गए। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं। भाभी, आप हम तीनों के लिए एक नया सूट सिल दो। अनु, तुम तीनों तो जानती हो ना, भाभी सारा दिन कपड़े सिलकर जो भी कमाती हैं वो घर का राशन पानी चलने में खर्च हो जाता है, और अभी मनोहर भैया के पास कोई भी काम नहीं है। सॉरी आशा दीदी। अनु, तुम चिंता मत करो, मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, उससे तुम तीनों के लिए सूट सी दूंगी। शुक्रिया भाभी, हम चलते हैं। ये कहानी है गरीब दर्जी बबीता की, जिसकी 5 ननद हैं। कहते हैं बबीता का पति मनोहर पढ़ा लिखा नहीं था। पिछले कई महीने से उसके पास कोई भी काम नहीं। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए गरीब दर्जी बबीता दिन भर कपड़े सिलती है। कपड़े तो सिल गए, अब जल्दी से जानवी जी को दे आती हूँ। जैसे ही बबीता घर से निकलती है तभी औरतों के झुंड में बैठी सावित्री उसे टोकती है। और यो बबीता, ठहर जरा। जी काकी। क्यों रे मर जानी, अरे कब भी आएगी अपनी 5 ननद को? आशा तो 28 की हो गई हो। अरे देने को दहेज वहेज नहीं तो एक जोड़े में ही विदा कर दे। दिन भर को ले आम घूमती, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरी ननदों के साथ फिर इससे पहले अपना बोझ उतार दे। लोगों की ताने भरी बातें सुनकर बबीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। बस काकी, मेरी 5 ननद मुझ गरीब दर्जी भाभी के लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। बस कीजिए, आप लोगों को किसी गरीब के घर की इज्जत उछालने में क्या मजा आता है? बबीता, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, चलो। घर आकर बबीता बहुत रोती है। बबीता, संभालो खुद को। मैं क्या करूं जानवी जी, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब मुझ गरीब दर्जी भाभी को अपनी 5 नंद की शादी की चिंता नहीं सताती। कितने रिश्ते देखे, कितने रिश्ते ढूंढे, मगर दहेज की वजह से कहीं बात नहीं बनती। बबीता, मेरी नजर में तुम्हारी 5 ननद के लिए रिश्ते हैं, मैं बात बढ़ाती हूँ। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी जानवी जी। थोड़े दिन में जानवी बबीता के घर रिश्ते वालों को भेजती है। बबीता उन्हें चाय नाश्ता कराती है। माँ जी, आपने कुछ खाया नहीं, आपको मेरी 5 ननद पसंद तो है ना? देखो बबीता बेटी, मुझे तुम्हारी 5 ननद पसंद है, तुम तो बस इन्हें एक जोड़ी में भेजने की तैयारी करो। देखो बेटी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस इतना कर देना कि मेरे आए हुए बारातियों का अच्छे से खाना पीना हो जाए। जी जरूर। अपनी 5 ननद की शादी पक्की हो जाने के बाद बबीता दिन रात कपड़े सीती है। अब शादी की हल्दी मेहंदी भी शुरू हो जाती है। भाभी, कुछ दिनों बाद हम 5 पराई हो जाएंगी, फिर अकेली रह जाओगी इस घर में आप। ये सुनकर उस गरीब दर्जी भाभी का दिल भर आता है। अरे मेरी प्यारी ननद, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम 5 की नोक झोंक भरी यादें जो हैं इस घर में। बबीता भाभी, आप हम 5 को कैसा ब्राइडल लहंगा दिलाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगे चले हैं। सोनम कपूर ने तो अपनी शादी में सबसे महंगा ब्राइडल लहंगा पहना था। ब्राइडल लहंगे को लेकर अपनी तीनों छोटी ननद के अरमान देखकर बबीता चिंता में आ जाती है। तभी सुमन और आशा उसका मन पढ़ लेती हैं। प्रीति, अनु, निशा, बबीता भाभी हमारी शादी कर रही, यही बड़ी बात है। अभी खाने पीने और बाराती के स्वागत का खर्चा भी देखना है। ऐसे में हमारे लिए महंगा ब्राइडल लहंगा कहाँ से लाएंगी भाभी? अब आशा, मैंने तुम 5 के लिए ब्राइडल लहंगे का ऑर्डर दे दिया है, शायद बन गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। मुझे माफ करना आशा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मगर मैं अपनी 5 ननद का ब्राइडल लहंगा पहनने का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी।
बबीता घर से निकलकर कई ब्राइडल लहंगे के शोरूम में जाकर दाम पता करती है और फिर निराश होकर दूर एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भगवान जी, मेरी 5 ननद की शादी है मगर मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से शादी की दावत खिलाऊंगी मैं लोगों को। मेरी ननद अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना चाहती है और मैं गरीब उनके अरमानों का ब्राइडल लहंगा भी उन्हें खरीद कर नहीं दे सकती। माँ जी, आज जिंदा होती तो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करती। मैं अपनी ननद की जिम्मेदारियां निभाने में चूक गई माँ जी, मैं उन्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाई। तभी जैसे ही उसके आंसू बंजर पेड़ के जड़ों में गिरते हैं वो एकदम हरा भरा हो जाता है। बबीता, तुम क्यों रो रही हो? ये किसकी आवाज है? कौन पुकार रहा है मुझे? तभी पेड़ से एक लाल पोटली गिरती है। बबीता, ये मेरी आवाज है। मैं सालों से एक ऋषि के श्राप में था, मगर तुम दिल की सच्ची हो, इसलिए तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं फिर से हरा हो गया। ये लो, इस पोटली में जेवरात और पैसे हैं, इससे तुम अपनी 5 नंद के लिए ब्राइडल लहंगा खरीद लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। बबीता अपने आंसू पोंछकर पैसे लेकर बाजार में जाती है और लहंगा बनाने का सबसे महंगा, सुंदर और मखमली कपड़ा, गोटे मोती खरीद कर घर आती है। भाभी, कहाँ रह गई थी आप? और भाभी, आप तो हमारा ब्राइडल लहंगा लेने गई थी ना? चिंता मत करो मेरी प्यारी ननद, शादी 2 दिन बाद है, तुम सभी को तुम्हारा ब्राइडल लहंगा मिल जाएगा। अपनी सभी ननद के सो जाने के बाद वह गरीब दर्जी भाभी रात में जागकर ब्राइडल लहंगा सिलती है। भगवान की दया से एक ब्राइडल लहंगा सिल गया। इसे पहनकर मेरी ननद लाखों में एक लगेगी। अभी तो आधी रात और बाकी है, एक और ब्राइडल लहंगा सी लेती हूँ। इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद बबीता 5 ननद का ब्राइडल लहंगा सिलकर उन्हें शादी के दिन देती है। ये लो मेरी 5 ननद, तुम सबका ब्राइडल लहंगा। ब्राइडल लहंगे देखकर 5 बड़ी खुश होती हैं। वाओ बबीता भाभी, दिस इज सो प्रिटी। सचमुच भाभी, ये ब्राइडल लहंगा बहुत ही खूबसूरत है। मगर भाभी, ये ब्राइडल लहंगे तो देखने में बड़े ही महंगे लग रहे हैं, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? अरे मेरी प्यारी ननद, जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है और उसमें अपनी अरमानों को पूरा जरूर करना चाहिए। और वैसे भी ये ब्राइडल लहंगा खरीदा हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गरीब दर्जी भाभी ने खुद अपने हाथों से सिला है। ये सुनकर 5 की आंखें भर जाती हैं और वह बबीता के गले लग जाती हैं। चलो मेरी प्यारी नंद, जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी, मैं बाकी का इंतजाम देख कर आती हूँ। इसके बाद 5 अपना अपना ब्राइडल लहंगा पहनती हैं और बबीता उन्हें सजाती धजाती है। जरा देखो तो कितनी प्यारी लग रही है, मेरी ननद लाखों में एक लग रही है, किसी की नजर ना लगे। भाभी, आप रो रही हैं? हाँ, मेरी 5 ननद अपनी गरीब दर्जी भाभी से दूर जो जा रही है। ये घड़ी ही ऐसी होती है, इसमें मिलन और जुदाई दोनों का संगम होता है। अच्छा अब चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। बबीता आंसू पोंछकर उन्हें मंडप में लाती है, जहाँ पूरा गांव, जो कल तक उस गरीब दर्जी भाभी को देखकर ताने मारता था, वह सभी उसकी 5 ननद के ब्राइडल लहंगे को और बड़ी धूमधाम से की गई शादी को देखते रह जाते हैं। इसके बाद 5 अपने गरीब भाई भाभी का आशीर्वाद लेती हैं। जीती रहो मेरी बहनों, भगवान तुम 5 को हर खुशी दे। अच्छा भैया, अच्छा भाभी, आप दोनों अपना ध्यान रखना। बबीता भाभी, शुक्रिया हमारे लिए इतना सब करने के लिए, भाभी होकर भी अपनी 5 नंद के लिए माँ का दर्जा निभाने के लिए। बस तुम सब खुश रहना। उस गरीब दर्जी भाभी की 5 ननद को अच्छे घर में जाता देखकर पूरे गांव समाज का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद अपनी मेहनत से बबीता पैसे जोड़कर दर्जी के काम से अपना एक बुटीक खोलती है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बेचारी अनुष्का फटे हुए स्वेटर को पहनकर बाहर आंगन में हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकालकर उससे धीरे धीरे बर्तन साफ करने लगती है। हाय, कितनी सरसराती हवा चल रही है। इस ठंडे पानी में तो मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे हैं।
अनुष्का इस तरह काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर अमृता आती है और उसके एकदम से बाल पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। अरे काम चोर कहीं की, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? तुझसे ये 4 बर्तन नहीं धुले? माँ, मुझे छोड़ दो माँ, दर्द हो रहा है सिर में। आए माँ। बोल, इतनी देर से तू क्या कर रही थी? माँ, मैं तब से काम ही तो कर रही थी। पहले पूरे आंगन में ठंड में मैंने झाड़ू लगाई है, घर की साफ सफाई की है, अब बर्तन धो रही हूँ। ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है माँ। हरामखोर कहीं की, बहुत दिन से तुझे प्रसाद नहीं मिला है, आज मैं तुझे अच्छा वाला प्रसाद देती हूँ, रुक जा तू। अमृता ऐसा कहकर पास में पड़ी झाड़ू उठाती है और अनुष्का के बजाना शुरू कर देती है। अनुष्का दर्द में चीखती चिल्लाती है, लेकिन अमृता को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। ठंड के चलते उसे बहुत दर्द होता है। आखिर अमृता एक माँ होकर अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह क्यों मार रही थी? चलिए ये देखने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सरसराती ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग अपने गरम गरम स्वेटर शॉल ओढ़कर बैठे थे। वहीं विक्रम ठंड से परेशान होकर एक दुकान वाले से एक कप चाय मांगता है। भाई साहब, एक गर्मा गर्म चाय तो देना, बहुत ठंड है। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे क्या बताएं भाई साहब, ठंड ने तो अपना पूरा कहर दिखा दिया है। सही बोल रहे हो तुम, बहुत ठंड है। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है। ये लीजिए पैसे, जरा मैं अपनी पत्नी को देखकर आता हूँ, कैसी है कैसी नहीं। विक्रम चाय का कप वहाँ रखकर चाय वाले को पैसे देते ही अपनी पत्नी को देखने लेडी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पर न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि आपकी पत्नी अब कुछ घंटे की मेहमान है, और खुशखबरी यह है कि आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। डॉक्टर की बात सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के जाने का गम मनाए या फिर बेटी की खुशी। वो अपनी पत्नी से मिलने उसके पास जाता है। आ गए आप? देखो कितनी प्यारी बेटी हुई है। कितने सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई बच्चा हो जाए, लेकिन जब हुआ तो मैं इसकी परवरिश के लिए जिंदा नहीं बचूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ ही घंटे की मेहमान हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा सरिता, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे जाने से पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से करोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। विक्रम रोते हुए सरिता के हाथ पर हाथ रखकर वादा कर देता है। उसी क्षण सरिता भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद विक्रम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और अपनी बेटी की परवरिश करना शुरू कर देता है। अब वो घर पर अपनी बेटी को देखे या फिर नौकरी करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। बेटी की परवरिश के चलते वो नौकरी छोड़ देता है और बेरोजगार हो जाता है, जिसके चलते घर में परेशानियां चलने लगती हैं। ये क्या, घर में तो एक दाना तक नहीं है, ऊपर से मेरी बिटिया भी भूखी प्यासी है। अब मैं उसे दूध कैसे पिलाऊं? विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी बेटी को गोदी में उठाता है और अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। शेखर, मेरी बेटी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी परवरिश कैसे करूं। भाई, अगर तू बुरा ना माने तो मेरे पास एक अच्छा ख्याल है। तो किसी दूसरी औरत से शादी कर ले जो तेरे घर परिवार और तेरी बेटी को संभाल सके। इससे तेरी बेटी को एक माँ का प्यार भी मिल जाएगा। अगर उसने मेरी बेटी को माँ का प्यार नहीं दिया तो? अरे तो सोच समझ कर शादी करना, जिस पर भरोसा हो उसी से शादी करना। शेखर की बात विक्रम बहुत सोचता है, जिसके बाद वो दूसरी शादी करने का फैसला ले लेता है। वो एक अमृता नाम की अमीर औरत से शादी करके उसे नए घर ले आता है। अमृता शादी के बाद घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और विक्रम की बेटी अनुष्का के थोड़ा बड़ा होने तक उसकी देखरेख भी अच्छे से करती है। इसी बीच उसे एक बेटा भी हो जाता है, जिसके बाद जैसे अनुष्का थोड़ी समझदार होती है, वो उसके ऊपर सौतेली माँ वाला अत्याचार दिखाना शुरू कर देती है। पिताजी, आप कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर मेरी सौतेली माँ के साथ? सौतेली माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती।
ऊपर से मेरे ऊपर बहुत बदसलूकी करती है। पिताजी, आप जल्दी से वापस लौट आओ। तभी जोर से अमृता की आवाज आती है। अरे कामचोर की बच्ची, कहाँ जाकर बैठ गई? जल्दी से यहाँ पर आ। देख, मेरा भाई आया है, जल्दी से उसके लिए कॉफी बनाकर ला। अमृता की आवाज आती है। अनुष्का अपने आंसुओं को पोंछती है और फौरन रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो अपने मामा के लिए कॉफी बनाकर उन्हें देने के लिए आती है। ये लीजिए मामा, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। भूपेश अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। क्या बात है बहन, तेरी सौतेली बेटी तो जवान हो गई है, मेरा मतलब शादी के लायक हो गई है। इसकी? अरे इसकी शादी कहाँ होने वाली है? यह हरामखोर जिंदगी भर यहाँ मेरे टुकड़ों पर ही पलती रहेगी। हाँ। अमृता के ऐसा कहने पर अनुष्का की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद वो रसोई में झूठे बर्तन लेकर जाती है। पीछे से भूपेश आ जाता है और वो बेचारी अनुष्का को इसकी इजाजत के बिना ही छूने लगता है। क्या मुलायम मुलायम गाल है री तेरे, मन कर रहा है अपने दांतों से कच्चा चबा जाऊं तुझे। ये क्या कर रहे हो मामा? आप मुझे इस तरह मत छुओ। अरे इतना क्यों डर रही है, मिट्टी की गुड़िया थोड़ी है जो तहस नहस हो जाएगी। आ मेरे पास आ, मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ। भूपेश ऐसा कहकर अनुष्का के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस प्रकार बिना माँ की बेटी के साथ बहुत अत्याचार होता है। तभी अनुष्का बहुत जोर से चिल्लाती है। माँ, माँ, माँ बचाओ माँ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या बात है? मामा जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे गलत जगह पर छू रहे हैं। ये सुनते ही अमृता रसोई में जाती है और आग बबूला हो जाती है और अनुष्का के बाल पकड़ लेती है। कलमुही, करम जली, नास पीटी, बस यही दिन ही देखने के लिए रह गए थे। तुझे शर्म नहीं आई मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमृता फिर से बेचारी अनुष्का को बहुत मारती पीटती है, जिसके बाद वो उसे उसी हालत में वहां छोड़कर चली जाती है। बेचारी अनुष्का वहीं रोती रह जाती है। एक बिना माँ की बेटी के साथ कितने अत्याचार होते हैं। काश मेरी असली माँ होती तो ये सब कभी नहीं होता। अनुष्का उस घर में घुट घुट कर जीने लगती है। ऐसे ही कुछ वक्त बाद अचानक से एक दिन अमृता को पैरालाइज हो जाता है। वो अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उसकी हालत को देखकर उसे छोड़कर चला जाता है। ये भी कोई टाइम है एक्टिंग करने का? मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी में। रोहन ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही अमृता को अपने सारे बुरे कर्म याद आ जाते हैं, जिनका उसे पछतावा होता है, और वो जमीन पर पड़ी हुई आंसुओं से रोने लगती है। तभी अनुष्का की नजर अमृता के ऊपर पड़ती है। वो किसी तरह एम्बुलेंस को कॉल करके अमृता को अस्पताल में एडमिट करवाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तुम्हारी माँ को पैरालाइज हो चुका है। उनका आधा शरीर तो काम करता है, लेकिन आधा शरीर पूरी तरह खराब हो चुका है। अगर उनकी देखरेख, उनका इलाज सही से किया जाए तो वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, वो मेरी माँ है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अनुष्का हॉस्पिटल में ही अपनी माँ की बहुत देखरेख करती है। उसको नहलाना, खाना खिलाना, उसके कपड़े बदलना और उसके शरीर की एक्सरसाइज करवाना, वो सब कुछ अकेले ही करती है। वहीं अनुष्का को अपनी इतनी सेवा करते हुए देख अमृता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहुत मेहनत के बाद अमृता पहले जैसी ठीक हो पाती है। ये तो चमत्कार है। जिस प्रकार तुम्हें पैरालाइज हुआ था, उस कंडीशन में ठीक होना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बहुत देखरेख की। आज तुम इसी की बदौलत अपने पैरों पर खड़ी हो। अमृता रोते हुए अनुष्का के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, कितने जुल्म किए, तेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी तूने मेरी इतनी सेवा की। मैं तो इसके लायक भी नहीं थी। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप मेरी माँ हो, आप मेरे पैरों पर मत गिरो। अनुष्का अपनी माँ को माफ कर देती है, जिसके बाद अमृता अपने आप को पूरा बदल देती है। अब वो अनुष्का की बहुत अच्छे से देखरेख करती है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती।
वो उसे माँ से बढ़कर प्यार करती है और उसकी एक बहुत अच्छे परिवार में शादी कर देती है, जिसके बाद अनुष्का अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।